अस्सलाम वालेकुम। ये डिमांड का एक क्वेश्चन है कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिफाइन डिमांड ब्रीफली आ जाए, डिस्कस डिमांड शॉर्ट के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे लिखना है। डिमांड मीन्स दी क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी बाउट एट अ गिवन प्राइस। कोई भी सामान जो हम गिवन प्राइस पे ख़रीद सकें, ठीक है ना, अगर ख़रीदना चाहें तो डिमांड है। सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है वो ये है, दी परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर गुड्स एट गिवन प्राइस। किसी भी ख़रीदार की किसी भी सामान को ख़रीदने की ताकत गिवन प्राइस पे वो उसकी डिमांड कहलाती है। विलिंगनेस टू परचेज ऑफ गुड्स अंडर परचेजिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड। अब आपने इन तीन में से कोई एक डेफिनेशन लिखनी है, सही है। आपने तीनों डेफिनेशन नहीं लिखनी, कोई एक लिखनी है। फिर आपके पास शेड्यूल आ गया जी। आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ये ग्राफ आ गया जी हमारे पास प्राइस और डिमांड का। प्राइस और डिमांड का हमने ग्राफ बना लिया। अच्छा, ग्राफ की भी लॉजिक याद रखिएगा। हमेशा एक्स एक्सिस पे प्राइस आएगा, लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड के टॉपिक में, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपके पास एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। जब भी प्राइस बढ़े और डिमांड का वो कम हो तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी है, ध्यान में रखिएगा, डाउनवर्ड। फिर आपने एक एक्सप्लेनेशन लिख दिया कि 20 प्राइस पे डिमांड 5 थी इनिशियली, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹20, गुड्स डिमांड कंज्यूमर गुड्स डिमांड इज़ 5 यूनिट्स। फिर आप देख लें, जब प्राइस इंक्रीज करेगी 25 तो गुड्स डिमांड 4 हो जाएगी। आप चेक कर लें, 25 पे 4 है और 30 पे 3 है। जब प्राइस 30 हो जाएगी तो गुड्स की डिमांड 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि जब प्राइस गुड्स की बढ़ेगी तो कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी। अब आप जहन में रखें कि जब आप डिमांड कर्व के सवाल पर आएंगे तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि डिमांड कर्व का मतलब होता है दी कर्व, एक ऐसा कर्व विच शोज, जो कि शो करे डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। मुख्तलिफ प्राइस और मुख्तलिफ डिमांड के दरमियान एक रिलेशन शो करे तो उसको डिमांड कर्व कहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आप देखें वही शेड्यूल और ग्राफ और एक्सप्लेनेशन है जो आपने पीछे याद किया था, यानी कि इस सवाल में और उस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डेफिनेशन का। डेफिनेशन एक नई चीज़ है, बाकी सारी की सारी चीज़ें पुरानी हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो उसमें हम कहेंगे कि जब गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज, जब प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये आप चेक कर लें। गुड्स की प्राइस बढ़ रही है 20, 25, 30 तो डिमांड कम हो रही है 5, 4, 3। और अगर हम बॉटम से पढ़ें 30, 25, 20, यानी कि मैं लास्ट से पढ़ूं तो प्राइस कम हो रही है और 3, 4, 5 डिमांड बढ़ रही है। एक ही बात है। अब आप देख लें ग्राफ, आप देख लें इस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी हमने बेसिकली वही चीज़ें रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। सही। अब एजम्पशंस आ गए, तो एजम्पशन तो देखें डायरेक्ट एजम्पशन लिख दी है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं लॉ ऑफ डिमांड का तो ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा इंप्रेशन आता है। एक आध दफ़ा पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताएं। अब एजम्पशन में लिखेंगे इफ़ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंज सो डिमांड ऑफ गुड्स आल्सो चेंज, ठीक है ना।
सो इट रिमेन्स कांस्टेंट लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो उसकी डिमांड चेंज होगी। इसलिए लॉ को रीड करते हुए हमने इनकम को कांस्टेंट रखना है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये अनदर फैक्टर है दैट अफेक्ट दी गुड्स डिमांड। जाहिर सी बात है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे गुड एक्स की प्राइस पढ़ रहा हूँ, डिमांड पढ़ रहा हूँ, और गुड एक्स और गुड्स वाई आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, जस्ट लाइक KFC, मैकडोनल्ड या आईफोन, सैमसंग एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर किसी एक की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और वो दूसरे के कस्टमर को भी अपने पास ले आएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि उस गुड्स से जो भी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनकी प्राइस चेंज ना। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेस्ट प्रेफरेंस हैव एन इफेक्ट ऑन डिमांड। ये भी जाहिर सी बात है, किसी चीज़ का टेस्ट या प्रेफरेंस बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है, चाहे प्राइस चेंज ना भी हो रहे हो। तो इसका अलावा इनको भी हमने सेम रखना है। फ्यूचर प्राइस, किसी भी चीज़ के में एक्सपेक्टेशन हो जाए कि इसके रेट कल बढ़ जाएंगे तो हम आज ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको भी कांस्टेंट रखेंगे। और पॉपुलेशन जो है गिवन एरिया में जो अगर चेंज होगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी कांस्टेंट रखते हैं। अब अगर लॉ ऑफ डिमांड आपके पास लॉन्ग में आ जाए तो देखिए आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने पहले लॉ ऑफ डिमांड जो शॉर्ट में करा था वो लिखना है, फिर जो इसके एजम्पशंस थे वो लिखनी है। आप चेक कर लें, पहले आप लॉ ऑफ डिमांड में आपने पुराना काम लिखा, फिर सारे एजम्पशन लिख दिए, बात खत्म। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका मतलब होता है कि अगर किसी गुड्स की प्राइस चेंज हो जाए, व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड्स चेंज, किसी गुड्स की डिमांड चेंज हो जाए, किस वजह से, प्राइस की चेंज होने से, तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। इसमें भी आप देख लें स्केजुअल एक्सप्लेनेशन सेम है। अच्छा, अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ना बनाएं। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो आप इसको इग्नोर कर दें, बनाएं तो बहुत अच्छा है। वही एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब मैं A से B की जानिब जाऊंगा, A से B की जानिब जाऊंगा तो इसे एक्सपेंशन कहते हैं, और जब मैं B से A की जानिब जाऊंगा तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसे कॉन्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन डिमांड। इसका मतलब होता है कि अगर किसी गुड्स की डिमांड चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ गुड्स, लेकिन गुड्स की प्राइस चेंज ना हो, बाकी कुछ भी चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं, 2 ग्राफ बनेंगे ताकि एक सेम प्राइस पे हमें 2 डिमांड मिल सके। आप देख लें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ डिमांड ऑफ अ गुड्स इज़ 5, अगर गुड्स की डिमांड 5 है 20 रुपीज़ पे, और उसके बाद देखिए मैंने लिखा है कि डिमांड ऑफ गुड्स 5 से चेंज होके या तो 4 हो जाए या 6 हो जाए, यानी कि या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, एट सेम प्राइस लेवल ऑफ 20। पहले भी प्राइस 20 था, अभी भी प्राइस 20 है, देन इट मीन्स सम नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्ट। वो नॉन प्राइस फैक्टर कौन से, जो आपने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर 5 फैक्टर पढ़े थे, वही 5 फैक्टर के नाम आपने यहाँ लिख दिए। राइज का मतलब होता है अगर मैं D1 से D2 की तरफ चला जाऊंगा तो इसका मतलब राइज इन डिमांड है। D1 से D2 की तरफ चले जाऊंगा तो राइज इन डिमांड है, और मैं D2 से D1 की तरफ आ जाऊंगा तो फॉल इन डिमांड है। D2 से D1 की तरफ चला जाऊंगा तो ये फॉल इन डिमांड है। अब डिफरेंस पे आते हैं। डिज़ायर और डिमांड का जो डिफरेंस है, द विलिंगनेस
टू परचेज ऑफ अ गुड्स विच इज़ आउट ऑफ परचेजिंग पावर। कोई भी चीज़ जो हम खरीदना चाहें लेकिन खरीद नहीं सकते, वो डिमांड डिज़ायर है। द विलिंगनेस ऑफ टू परचेज ऑफ गुड्स अंडर परचेजिंग पावर। कोई चीज़ हम खरीदना चाहें और ख़रीद भी सकते हो तो वो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। डिज़ायर का लिमिटेड स्कोप होता है, जाहिर सी बात है इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन डिमांड का वाइड स्कोप है। डिज़ायर का ऐसा हम कोई ग्राफ बना के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन डिमांड का ग्राफ होता भी हमने बनाया। डिज़ायर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड। हर डिज़ायर डिमांड नहीं है, लेकिन हर डिमांड इटसेल्फ एक डिज़ायर भी होती है। डिमांड और डिमांड ग्राफ का अगर आ जाए डिफरेंस, तो देखें वही आपने डिमांड की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। अब आप ये डेफिनेशन लिखें, आपको मैंने दिखाई थी 3 डेफिनेशन लिखी थी। अब ये डेफिनेशन लिखें या डिमांड में ये वाली डेफिनेशन लिखें, तो आपको हर दफ़ा अलग याद नहीं करनी है, आप एक ही डेफिनेशन समझा कर लिख सकते हैं। और डिमांड कर्व के अंदर वही जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, सही है। तो मैं फिर रिपीट कर दूँ, डिमांड और डिमांड कर्व के अंदर वही जो हमने क्वेश्चन आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, तो जो आप याद करेंगे वही आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और डिमांड कर्व की डेफिनेशन आप देखें, जो डेफिनेशन आपको यहाँ नज़र आएगी वही आपको डिफरेंस में नज़र आएगी, ठीक है जी। जो डेफिनेशन आपको यहाँ नज़र आएगी वही डेफिनेशन यहाँ नज़र आएगी। प्राइस डिमांड में, इट कैन बी डिस्कस बाय अ सिंगल प्राइस ऑफ गुड्स। डिमांड को मैं एक प्राइस से भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन डिमांड कर्व के लिए मुझे कम से कम 2 प्राइस चाहिए ताकि ज़रा ईजिली मैं समझा सकूँ कर्व को। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये अप्लाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड की डेफिनेशन पे अगर हम आ जाएं तो आप देख लें, जो डेफिनेशन आपने ऊपर इन टॉपिक्स में याद की हैं वही डेफिनेशन आपको दोनों यहाँ नजर आएंगे। नेचर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हैज़ प्राइस अफेक्ट, इट शोज द मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जो चेंज इन डिमांड कर्व है वो प्राइस अफेक्ट है, ठीक है, जो डिमांड कर्व की मूवमेंट के अलोंग शो होता है। जबकि चेंज इन डिमांड जो है ये नॉन प्राइस अफेक्ट है, ठीक है। ये गुड्स की प्राइस के अगेंस्ट कोई मतलब गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होती, उसके अलावा डिमांड चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है इट शोज द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व मूव हो रहे होते हैं और इसमें डिमांड कर्व के एक ही डिमांड कर्व के अगेंस्ट हम मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं। आप चेक कर लें, यहाँ देखें चेंज इन डिमांड में मेरे पास 2 कर्व है, तो मैंने क्या लिखा, इट शोज मूवमेंट अलाउंग मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व मूव हो रहे हैं किसमें, चेंज इन डिमांड में। चेंज इन डिमांड में आप देख लें डिमांड कर्व मूव हो रहे हैं, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में आप देखें तो आपको डिमांड कर्व मूव नहीं हो रहा, डिमांड कर्व के साथ ही आप अपनी मर्जी के कोई 2 पॉइंट लेके मूवमेंट को शो करें, डिमांड कर्व एक ही है। तो आप देख लें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में आपने लिख दिया, इट शोज दी मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक है, एक ही डिमांड कर्व के अगेंस्ट, एक ही डिमांड कर्व के अगेंस्ट आप मूवमेंट को शो करें। ग्राफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डिमांड कर्व, इसमें सिंगल डिमांड कर्व है, उसमें कम से कम 2 डिमांड कर्व। इसकी टाइप्स के नाम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, और इसमें राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड। ये पूरा मैंने डिमांड का टॉपिक रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से रिवाइज कर दिया।